हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जनरल टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर मैम आप लोगों को किसी भी खास तरीके का पोटेंशियल दें तो आपने उस पोटेंशियल को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके लिए मैं स्क्वायर पोटेंशियल करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें अलजबरा काफ़ी टफ हो जाता है, तो वो अलजबरा नहीं मैं करूँगा बिकॉज आई वांट टू बी अ फिजिक्स टीचर। मैं आप लोगों को अलजबरा टीचर हरगिज़ नहीं बनना चाहता। तो अलजबरा आप लोग खुद करेंगे, वो आप लोग अपनी बुक से देख कर भी कर सकते हैं। और भी बुक में भी आपके बताया हुआ है कि आप अलजबरा किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जनरल टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं गलत नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल भी और करूँगा एक खास पोटेंशियल वेल की। लेकिन आप लोग बार बार एक जनरल पैटर्न देखेंगे, ये पोटेंशियल वेल के प्रॉब्लम्स को, स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको जनरल टिप्स देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद क्या होता है स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स का। तो व्हाट डू वी वांट इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम, व्हाट डू वी वांट इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में क्या कह रहे होते हैं? स्कैटरिंग प्रॉब्लम से मेरा मुराद है कि एक इंसिडेंट बीम हम आती है, एक पोटेंशियल वेल होता है, उससे टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है। तो हमारा जो गोल होता है ना, तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो ये है कि हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम में ये चाह रहे होते हैं कि हमें टी मिल जाए, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिल जाए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिल जाए, और हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल जाए। यानी हमारा मकसद ये होता है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कि हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो बेसिक हमारा जो एंड गोल होता है तमाम स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स का वो ये होता है कि और किस किस टर्म्स में मिल जाए, वो K2 K1 की एनर्जी के टर्म्स में मिल जाए। वो केस जो होते हैं वो एनर्जी से ही रिलेटेड होते हैं इस वजह से। तो ये हम करते कैसे हैं? तो व्हाट स्टेप्स डू वी फॉलो, व्हाट, अगला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स डू वी फॉलो फाइंड दीज। ठीक है, अब वो जनरल स्टेप्स क्या हैं जो हम फॉलो करते हैं? लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये सब करवा चुका हूँ, बट अब मैं उस सबको एक जनरलाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है। स्टेप वन में होता है हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन, और कौन सी वाली फॉर्म सॉल्व करनी होती है श्रोडिंगर इक्वेशन की? ये वाली, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इक्वल्स ई साई ऑफ एक्स। ये वाली सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करनी होती है इन दी वेरियस रीजन्स, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है इन दी वेरियस रीजन्स। और रीजन्स कैसे बनाते हैं? रीजन्स हम ये देख के बनाते हैं कि अब्रप्ट चेंजेस इन पोटेंशियल कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अब्रप्ट चेंजेस इन पोटेंशियल, तो हर जगह जहाँ अब्रप्ट चेंज इन पोटेंशियल आ रहा होता है वहाँ आपको पता चल जाता है कि आपने एक नया रीजन बनाना है, और उसके अंदर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला हमारा स्टेप हमेशा ये होता है। ठीक है, फिर वो जो हमारे पास वेव फंक्शंस आ जाते हैं, फिर लुक एट साई इंसिडेंट, यानी हमें इंसिडेंट वेव फंक्शन ढूंढना होता है क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन ढूंढना होता है क्या होता है, और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन ढूंढना होता है कि जो हमारे सोल्यूशन आए हैं उनमें से रिफ्लेक्शन को क्या चीज़ शो कर रही है, इंसिडेंट वेव फंक्शन को क्या चीज़ शो कर रही है, और वो कैसे। और ये हम किस तरह करते हैं? ये हम फिजिकल इंसाइट, हमारी थोड़ी सी फिजिकल इंसाइट हम यूज़ करते हैं, जो हमें फिजिक्स पता होती है प्लस मैथ्स, यानी थोड़ी सी फिजिकल इंसाइट और मैथ्स को यूज़ करके हम ये वाले वो जो हमारे इक्वेशन के अंदर होते हैं वो फाइंड करते हैं। तीसरा हम काम क्या करते होते हैं? तो ये तीन स्टेप्स है जो हम वो करते होते हैं। इसके बाद हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की इक्वेशन लिखते होते हैं कि वो जे इंसिडेंट ओवर जे, सॉरी, ट्रांसमिशन जे ट्रांसमिशन ओवर जे इंसिडेंट होती है, और वो आप इसका मॉड होती है। और जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो जे रिफ्लेक्शन ओवर जे इंसिडेंट का मॉड होता है। और आपको पता है जे रिफ्लेक्शन और जे इंसिडेंट आप लोग साई रिफ्लेक्शन, साई ट्रांसमिशन और साई इंसिडेंट से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया हुआ है कि आप जेस कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको साई गिवन हो, वो जे के फॉर्मूला में पढ़ करके। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ए बी सी की फॉर्म में कुछ ना कुछ आ जाता है। उसके बाद अब वो ए बी और सी की जो रेशियोज है, यानी कुछ कॉन्स्टेंट्स की रेशियोज आ जाती हैं, वो रेशियोज आप लोग किस तरीके से निकालते हैं? यू फाइंड द रेशियोज बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। सो यू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई boundary conditions and find the required constants। so आपको
कुछ जो कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको कैसे पता चलता है, टी और आर को देख के पता चलता है इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं या कॉन्स्टेंट की रेशियोज आ रही हैं। तो वो रेशियोज या वो कॉन्स्टेंट जो होते हैं आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उससे आप वो रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट्स फाइंड करते हैं। तो आप ये हर प्रॉब्लम में यही यही काम करते हैं, हर एक प्रॉब्लम में। तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल जिसमें हम ये काम करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये एक छोटी सी क्लास होगी, जनरल क्लास होगी। इसमें मैं आपको बस टिप देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का अगर मैम फंक्शन दे दें तो आप पोटेंशियल दे दें तो आप लोग क्या करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल में लेट्स सपोज आपको पोटेंशियल दे दिया जाता है कि इस तरीके से आपको पोटेंशियल का ग्राफ बना देते हैं कि -a से लेकर और ए तक आपका पोटेंशियल है, ठीक है। और बीम आती है, स्कैटर होती है, आपने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बनाने हैं और पोटेंशियल जो है वो v है, ठीक है। तो क्या होगा, एक इंसिडेंट बीम आएगी, हमें पता है उसका वेव फंक्शन इस टाइप का होगा, e⁻k1x फॉर्म का होगा, ठीक है। वो बीम यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगी, हमें पता है कि वो जो वेव फंक्शन होगा साई रिफ्लेक्शन वो होगा इस फॉर्म का e⁻iK1x। अब क्या है, बीम अब यहाँ पर इसको हम रीजन 1 कहेंगे क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर एक अब्रप्ट चेंज आया है पोटेंशियल का, इस रीजन को हम रीजन 2 कहेंगे। यानी इधर हमारे 3 रीजन बनेंगे, फिर इधर दोबारा एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है पोटेंशियल का, है ना, दोबारा पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आगे जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 बीम्स बननी चाहिए, क्योंकि एक बीम इधर जाएगी, वो जब इस दीवार को पोटेंशियल की टकराएगी तो वो भी वापस आएगी। तो यहाँ पर भी एक e⁻, लेकिन अब k2x होना चाहिए और e⁻ k2x होना चाहिए माइनस के साथ। यहाँ पर क्यों पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि k की वैल्यू चेंज हो जाती है जब आपका पोटेंशियल आए, वो एनर्जी कंसिडरेशन से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जब फिर रीजन 3 में आपको पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो बस आपकी जो ट्रांसमिटेड वेव होगी, क्योंकि यहाँ से आगे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, यहाँ से आगे आपकी ट्रांसमिटेड वेव होगी और जो साइड ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि पोटेंशियल खत्म हो चुका है, तो k2 बस यहाँ तक होगा, k1 यहाँ तक होगा, वो वापस k1 बन जाएगा। यानी साइड ट्रांसमिशन कोई कांस्टेंट आएगा, लेट्स सपोज f कह देता हूँ, और साइड ट्रांसमिशन वापस k1x बन जाएगा। यानी जहां जहां पोटेंशियल होगा वहां वहां आपने k की वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन जिधर जिधर पोटेंशियल सेम है, जैसे इस रीजन में भी पोटेंशियल 0 है, इस रीजन में भी पोटेंशियल 0 है, जिस जिस रीजन में पोटेंशियल सेम है आपने k की वैल्यू सेम रखनी है। k की वैल्यू मतलब k1 में यहाँ ले रहा हूँ तो k1 में यहाँ भी ले रहा हूँ। और जहां जहां पोटेंशियल डिफरेंट है, क्योंकि इस पूरे रीजन में देखें पोटेंशियल v है, इस रीजन में पोटेंशियल 0 है, जहां जहां पोटेंशियल v है वहां मैं पूरे रीजन में k की वैल्यू k2 ले रहा हूँ, उसको मैं k2 बुलाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू दिस, यू मेक एन इंट्यूशन। तो आप पहले अपनी इंट्यूशन बनाते हैं प्रॉब्लम की कि यहाँ इंसिडेंट वेव भी आ रही है रीजन 1 में, रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है, रीजन 2 में भी इंसिडेंट वेव भी आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है, क्योंकि यहाँ भी एक दीवार सा पोटेंशियल है। यहाँ पे सिर्फ इंसिडेंट वेव यानी राइट गोइंग वेव होगी, कोई लेफ्ट गोइंग वेव नहीं होगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही है। तो मतलब अगर आपके पास सॉल्व करते हुए e⁻k1x का फैक्टर आए भी तो आपने उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 हमारा था कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमने बनानी है। तो स्टेप 1 में हमारा है जी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें तमाम रीजन्स के लिए। तो मैं इसको रीजन 1 के लिए सॉल्व करता हूँ। रीजन 1 में v क्या है, पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा -h⁻² डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई, v वाली टर्म 0 होगी, इक्वल्स ई साई, ठीक है। और डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा -2me/h² साई। मैंने कहा है इसको आप लोग हमेशा k1 कहेंगे, जो भी पॉजिटिव चीज होती है, e पॉजिटिव है, ये -k1 साई हो जाएगा, ठीक है। और एक बात तो मैं इधर जिक्र करना भूल गया, आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपकी e ग्रेटर देन v है या e लेस देन v है। अभी मैं लेट सपोज मैं एग्जांपल करता हूँ कि e मेरी ग्रेटर देन v है। तो e जो ये ब्लू वाली लाइन बनाई है मैंने, ये e है, तो e हर जगह v से ग्रेटर है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट कौन सा है, v माइनस ई पॉजिटिव है या e माइनस वी पॉजिटिव है। इधर हमें पता है e माइनस वी पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने e को ग्रेटर देन v लिया, ठीक है। इसको अगर हमने सॉल्व करूंगा तो ये साई 1 आ जाएगा, साई 1 ऑफ x। अब मैं कई दफा सॉल्व कर चुका हूँ, ये होगा a e⁻i k1x प्लस b e⁻i k1x। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये इंसिडेंट वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन का इंसिडेंट पार्ट है, ये वेव फंक्शन का रिफ्लेक्टेड पार्ट है, क्योंकि पहले ही ये वाला जो -k1x वाला जो पार्ट होना है वो रिफ्लेक्टेड होना है,
और प्लस आयोटा k1x वाला जो पार्ट होना है रीजन 1 के अंदर, वो हमारा इंसिडेंट पार्ट होना है, वो इंसिडेंट बीम है जो आ रही है। ठीक है, ये आपने ऊपर के का साइन देख के आप बता सकते हैं कौन सा। तो इसको यूज करके, सिर्फ इस ए वाले पार्ट को यूज करके और बी वाले पार्ट को यूज करके आपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जे रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट। और इसका मॉड्यूल चले, मैं इस केस में मैं आप लोगों को ये निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद साइड टू, रीजन टू की बात करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन आ गया, आपने उसके बाद छोड़ देना है और अगले रीजन पर आ जाना है, सॉल्व करना है। देखिए स्टेप वन में आपने बस सॉल्व करना है सारे रीजन में। रीजन टू में आपके पास पोटेंशियल है, तो साइड टू दोबारा वही इक्वेशन हम डालेंगे, माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई। अब वी ऑफ एक्स को मैं खाली वी ले रहा हूँ, वी कांस्टेंट है रीजन टू में, और फिर हमारे पास ई साई है, तो मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मेरे पास हो जाएगा डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स स्क्वेयर, मेरे पास आ जाएगा माइनस 2m ओवर एच बार स्क्वेयर ई माइनस वी, वी उधर जाके माइनस हो जाएगा साई। ये देखें ये पॉजिटिव है क्योंकि ई माइनस वी पॉजिटिव है, तो इसको फिर मैं किस तरीके से करूंगा, ये हो जाएगा माइनस के टू स्क्वेयर साई। और मैं के टू स्क्वेयर किस चीज के बराबर ले लूंगा, मैंने उधर भी के टू स्क्वेयर कहा ना, नहीं इधर के वन स्क्वेयर कहना चाहिए। ये जो चीज होती है इसको आपने हमेशा के वन स्क्वेयर कहना, तो के वन स्क्वेयर जो है वो है 2m e ओवर एच बार स्क्वेयर के बराबर। इसी तरह के टू स्क्वेयर जो है वो बराबर है, वो इधर ही मैंने लिख दिया, 2m e माइनस वी ओवर एच बार स्क्वायर बराबर। और इसका सोल्यूशन इसके भी उसी तरीके से आएंगे, ये हो जाएगा साई टू जो होगा, ये होगा हमारे पास सी कर देता हूँ ई टू दी आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई टू दी माइनस आयोटा के टू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आया और के टू स्क्वायर आया। अब यहाँ पर क्या है, ये इंटरमीडिएट है ना, इधर कोई साई इंसिडेंट है ना इधर कोई साई रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में सारा काम हो रहा है, पोटेंशियल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ये ना इंसिडेंट भी में। वैसे कि पोटेंशियल के अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन है, लेकिन इंसिडेंट बिल्कुल जो सबसे पहले पहली होती है उसको इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड वो होती है जो सबसे बिल्कुल पहले पहले रीजन में ही वापस जा रही होती है, उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। इसको हम कुछ कोई नाम नहीं दे सकता, ये इंटरमीडिएट रिजीम में सोल्यूशन है। इससे आपने ट्रांसमिशन का कुछ ताल्लुक है, इससे ना उसका कोई ताल्लुक है, ये बस बाउंड्री कंडीशंस में आपकी कांस्टेंट फाइंड करने का काम आएगा। अब हम चलते हैं रीजन थ्री की तरफ। ठीक है, तो रीजन थ्री में भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो होगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बिल्कुल उसी तरीके से बन जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन, ये बिल्कुल उसी तरीके से क्यों बनेगी श्रोडिंगर इक्वेशन, डी स्क्वायर है क्योंकि माइनस एच बार स्क्वायर ओवर टू, इधर भी वी जीरो है रीजन थ्री में, है ना, बॉक्स पोटेंशियल है और वो खत्म हो रहा है, वो माइनस ए तक है बस पोटेंशियल, और ई साई आ जाएगा। तो देखें आपको नजर भी आ रहा है कि इसको भी के वन ही कहना पड़ेगा, जो कि होगा 2m ओवर एच बार स्क्वायर ई होगा, तो इसको के वन कहेंगे क्योंकि है ही 2m ओवर एच बार स्क्वायर ई के बराबर, इस वजह से इसको हम कै ही बुई वाली चीज सकते हैं, तो के वन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो आपके पास आएगा वो आएगा, उसको मैं कह देता हूँ, लेट्स सपोज वो है एफ ई टू दी आयोटा के वन एक्स प्लस ई, क्योंकि मैंने ई और एफ नहीं यूज किए, ई टू दी माइनस आयोटा के वन एक्स। लेकिन माइनस आयोटा के वन एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये लेफ्ट गोइंग वेव होती है। लेकिन ट्रांसमिशन के बाद कोई दीवार नहीं इस रीजन में, देखें कोई दीवार नहीं खड़ी हुई इस रीजन में जो आपको रिफ्लेक्ट करवाए वेव को, तो आपने ये वाला कैंसिल कर देना। तो रीजन थ्री में जो साई आएगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो होगा एफ ई टू दी आयोटा के वन एक्स के। ठीक है, और यही हमारा साई ट्रांसमिशन भी होगा, क्योंकि बिल्कुल एंड में जो वेव जा रही होती है उसको हम ट्रांसमिटेड वेव कहते हैं। तो यही हमारी जो यही वेव फंक्शन है जो एंड में जा रहा है, और साइन देख के हमें पता चल रहा है कि राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, अब आपने इससे जे निकालनी है। लेट सपोज मैं आप लोगों को जे रिफ्लेक्शन निकाल कर दिखाता हूँ, बल्कि जे ट्रांसमिशन निकाल कर दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से निकालेंगे। हालांकि लास्ट टाइम ये मैंने किया था, लेकिन मैं सब अगेन कर रहा हूँ। जे ट्रांसमिशन मेरे पास कितना होगा, आपको जे का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है एच बार ओवर 2m i साई स्टार डी बाई डी एक्स साई प्लस, बल्कि माइनस साई डी बाई डी एक्स साई स्टार। इसके अंदर आपने ये साई ट्रांसमिशन यूज कर लेना, ये हो जाएगा एच बार
ओवर 2mi साई ट्रांसमिशन में मेरे पास आ रहा है एफ स्टार ई टू दी माइनस आयोटा k1x, और इधर आएगा आयोटा k1 ई टू दी आयोटा k1x, और एफ आएगा, और इधर भी आएगा माइनस एफ ई टू दी आयोटा k1x, और फिर जब डेरिवेटिव लेंगे वो होगा माइनस आयोटा k1 ई टू दी माइनस आयोटा k1x और एफ स्टार। तो ये एफ स्टार एफ ये स्क्वायर हो जाएंगे, एच सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, एच बार ओवर 2m आयोटा, और ये हमारे पास 2f स्क्वायर आयोटा k1 बन जाएगा। ठीक है, अगर 2f स्क्वायर आयोटा k1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा इन दी एंड h बार ओवर m f स्क्वायर k1। ठीक है, उसी तरह जब आप जे इंसिडेंट निकालेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसकी रेशो होती है, तो जे इंसिडेंट निकालेंगे वो भी आप लोग देंगे एच बार ओवर एम, लेकिन वो ए स्क्वायर k1 आ जाएगा, क्योंकि आगे जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो रीजन वन का पहला पार्ट है वेव फंक्शन का, वो है ए ई टू दी आयोटा k1x। ये हमें कैसे पता चलता है? हमें एक तो k1 का साइन देख के पता चलता है, और रीजन देख के पता चलता है। k1 का साइन देख के हमें पता चल रहा है कि ये राइट की तरफ जा रही है और रीजन वन में जा रही है, तो वही वेव जो राइट की तरफ जा रही है और रीजन वन में हो, वो हमारे पास साई इंसिडेंट होती है। तो इससे जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बनेगा? जे रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट, और वो बस आपके पास सारी कॉन्स्टेंट्स कटने कुटने के बाद आपके पास आएगा एफ ओवर ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसी तरह अब आप लोगों का ये सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। मैंने ऊपर ट्रांसमिशन जे निकाला है, इसको पता नहीं मैं जे रिफ्लेक्शन ही कह रहा हूँ, हाँ जे ट्रांसमिशन है ये। तो जे ट्रांसमिशन बनना चाहिए इसको, जे ट्रांस। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी T इज इक्वल टू जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट, ये हमारा F ओवर A बनेगा। और जब आप R निकालेंगे इसी मेथड से, तो R आपका बनेगा J रिफ्लेक्टेड, और आपने रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन मैंने आपको बता दिया कौन सा है, लेकिन आपने उधर E की पावर में साइन देखकर और रीजन देखकर खुद डिसाइड करना है कि रिफ्लेक्शन में आपने साई रिफ्लेक्शन किसको बनाना है, साई इंसिडेंट किसको, और ये आप लोगों का B ओवर A आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए पिछली प्रॉब्लम से डिफरेंट आया है। पिछली प्रॉब्लम में हमारे पास इधर K2 ओवर K1 भी था, अब वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि K2 K1 की बराबर है जो रिफ्लेक्शन वाला वेव फंक्शन है उसका, इसलिए वैसे। लेकिन देखिए इसलिए आपको हर दफ़ा करना चाहिए, तो और इनका इनका स्क्वायर आना चाहिए, हाँ इन एफ ओवर ए का स्क्वायर आना चाहिए, और इधर बी ओवर ए का स्क्वायर। तो आपको इन दी एंड क्या फाइंड करना है? एफ ओवर ए रेशो फाइंड करनी है और बी ओवर ए रेशो फाइंड। जब आपको ये पता चलेगा ना कि आपने कौन सी रेशियोज फाइंड करनी है, तो फिर आप बाउंड्री कंडीशंस पर आ जाएं और इन रेशियोज को ढूंढने की कोशिश करें। तो हमारा स्टेप, ये कौन सा स्टेप था? स्टेप वन में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप टू में हाँ आपने, स्टेप टू ये था कि आपने ये ढूंढने हैं इंसिडेंट वेव फंक्शन कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन कौन सा। स्टेप थ्री में आपने टी और आर के से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, और फिर स्टेप फोर में आपने वो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशंस। इधर बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होंगी जरा वो देखते हैं। देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टोरी तो सुना दी है, तो मैं ये इरेज कर दूं अगर, तो मैं बस रीजन्स को रहने दूं। I want to tell you guys something important here. तो देखिए ये साई वन है इस रीजन में, और ये जुड़ कहाँ रहा है साई टू से, इस रीजन में साई टू है, तो माइनस ए पर साई वन और साई टू जुड़ते हैं, और यहाँ पर भी साई टू है और ये साई थ्री से जुड़ रहा है, यानी रीजन थ्री से जुड़ रहा है ए पर। तो हमारे पास चार बाउंड्री कंडीशंस आएंगी डेरिवेटिव की मिलाकर, ठीक है। यानी साई वन जो है एट माइनस ए साई टू के बराबर होना चाहिए, एट माइनस ए, और इसका जो पहला डेरिवेटिव है एट माइनस ए वो भी साई टू के बराबर होना चाहिए एट माइनस ए। इसी को बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। आपने बाउंड्री देखनी है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे जहां वेव फंक्शंस को बराबर होना चाहिए उनके डेरिवेटिव्स को भी बराबर होना चाहिए, इसको कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह एट ए अगर हम देखें तो साई टू को ए पर साई थ्री के बराबर होना चाहिए, और साई टू को के डेरिवेटिव को भी ए पर साई थ्री के डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए एट ए, ठीक है।
तो ये अब आपकी चार बाउंड्री कंडीशंस है। मैं इनमें से एक दो पुट करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो स्टॉप करूंगा जल्दी ही, क्योंकि मैं आपको जनरल टिप्स देना चाहता था। आगे अलजबरा ही है सारा का सारा टी और एफ फाइंड करने के लिए, वो मैं अलजबरा नहीं फाइंड करूंगा, ठीक है। और अलजबरा अच्छा खासा टफ है, आपने बुक में देख के वो अलजबरा करना है, क्योंकि मैम दे देती होती है अलजबरा। लेकिन आपको मैं मेथड सिखाने के लिए आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, आपको अलजबरा सिखाने का मैं आपका इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। तो साई वन माइनस ए साई टू माइनस ए हमारा हो जाएगा। और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट मी फाइंड कंडीशन वन से क्या आती है। मुझे पता है साई वन क्या है, साई वन है ए ई टू दी आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू दी माइनस आयोटा के एक्स। तो मैंने इसको बराबर करना है, मैंने साई वन ऑफ माइनस ए फाइंड करना है। ये हो जाएगा ए ई टू दी आयोटा एक्स की जगह मैं माइनस ए डालूंगा तो माइनस आयोटा के ए, और बी एक्स की जगह माइनस ए डालूंगा तो ये आयोटा के ए हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने साई टू माइनस ए के बराबर करना है, तो साई टू माइनस ए कितना है, साई टू मेरे पास किस चीज के बराबर है, वो है जी सी ई टू दी आयोटा के एक्स प्लस डी ई टू दी माइनस आयोटा के एक्स। तो ये सी और डी, ये हो जाएगा सी ई टू दी माइनस आयोटा के ए प्लस डी ई टू दी आयोटा के ए, और ये प्लस हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, तो माइनस ए साई टू माइनस ए, तो हम इनको इक्वेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए ई टू दी माइनस आयोटा के ए प्लस बी ई टू दी आयोटा के ए। और वन टू ना डालना भूलेगा, मैं तो भूल गया हूँ, वन टू और इधर के टू है, ठीक है। ये वन वन टू टू, so that there is one and we will have this equal to c e to the iota k2a plus d e to the iota, तो हम माइनस ए डाल रहे हैं ना, हाँ सी ई टू दी माइनस आयोटा के टू ए टू दी आयोटा के टू ए। और हमें क्योंकि बी ओवर ए और डी हमें क्योंकि बी ओवर ए चाहिए, हमें ए बी सी में हम इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशियो बी ओवर ए। सो लेट्स डिवाइड बाय ए, ई टू दी माइनस आयोटा के वन ए प्लस बी ओवर ए। तो आपने ये रेशियोज फाइंड करनी है, आयोटा के वन ए प्लस सी ओवर ए। सो डोंट बॉदर फाइंडिंग द कॉन्स्टेंट्स, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, माइनस आयोटा के टू ए। सो फाइंड द रेशियोज दैट यू नीड एंड फाइंड दोज रेशियोज इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स। आयोटा के टू ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। दूसरी, आपने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, तो चलें साई वन डैश ले लेते हैं। तो साई वन को देख के, इसको देख के मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, वो हो जाएगा ए आयोटा के वन ई टू दी आयोटा के वन एक्स प्लस बी माइनस आयोटा के वन ई टू दी माइनस आयोटा के वन एक्स। एंड सिमिलरली साई टू का भी आप डेरिवेटिव इसी तरह निकाल सकते हैं। साई टू डैश होगा सी आयोटा के टू ई टू दी आयोटा के टू एक्स प्लस डी माइनस आयोटा के टू ई टू दी माइनस आयोटा के टू एक्स। और जब मैं इनको इक्वेट करूंगा, साई वन डैश एट माइनस ए शुड बी इक्वल टू साई टू डैश एट माइनस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आयोटा के वन ई टू दी आयोटा के वन ए माइनस के साथ प्लस बी माइनस आयोटा के टू ई टू दी माइनस आयोटा के वन प्लस ए इक्वल सी ई टू दी माइनस आयोटा के टू ए, और यहाँ पर आयोटा के टू भी आना था, इधर वन ही आना है, सॉरी, ठीक है, इधर वन ही आएगा, ये ऊपर के वन था ना डेरिवेटिव लेने, प्लस डी ई टू दी इधर माइनस आयोटा के टू ई टू दी आयोटा के टू ए। और इधर भी आप लोग ए से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये बनेगा आयोटा के वन ई टू दी माइनस आयोटा के वन ए प्लस प्लस की जगह माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस, तो माइनस आयोटा के वन बी ओवर ए टू दी आयोटा के वन ए इक्वल सी ओवर ए टू दी माइनस आयोटा के टू
ए आयोटा के टू माइनस आयोटा के टू डी ओवर ए टू दी आयोटा के टू है। तो ये मैंने दो इक्वेशंस निकाली हैं, ये इक्वेशन टू होगी आपकी ये पूरी, ठीक है, और ये जो ऊपर मैंने निकाली है ये आपकी इक्वेशन वन होगी। इस तरह आपने ये चार इक्वेशंस निकालनी है, और चार इक्वेशंस हैं और चार ही अननोन रेशोज हैं, ठीक है। आपकी एक अननोन रेशो है बी ओवर ए, एक अननोन रेशो है सी ओवर ए, एक अननोन रेशो है डी ओवर ए, चौथी आपकी अननोन रेशो बनेगी एफ ओवर ए। चार इक्वेशंस, चार अननोन्स, तो आपने यही फाइंड करने हैं उन चार इक्वेशन में से, मतलब ये दो कंडीशंस भी आप लोग अप्लाई करेंगे। आपकी बुक में ये सारे आंसर्स निकाले हुए हैं, मैं बस आपको जनरल प्रोसीजर बता रहा था। फिर आपने ट्रांस और ये रेशियोज जब आपके पास आ गई तो आप एफ ओवर ए और बी ओवर ए पुट करके, और आप क्या कर सकते हैं, एफ ओवर ए और बी ओवर ए पुट करके आप लोग ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। दूसरा क्या केस हो सकता था इसमें कि आपके पास जो एनर्जी है, लेट्स सपोज आपके पास जो एनर्जी है वो इस तरह होती, वो लेस देन वी होती, तो बस रीजन टू में जो आपने काम करना था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो देखिए रीजन वन में आप करते उधर वी जीरो है, आपके पास सेम रिजल्ट आता, ठीक है। रीजन टू में आप काम करते वो रीजन थ्री में भी वी जीरो है, आपके पास सेम रिजल्ट आता, कुछ भी चेंज ना होता, बस रीजन टू में चीजें चेंज होती। रीजन टू में चीजें क्यों चेंज होती, क्योंकि रीजन टू में जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते लिखते तो आप वैसे ही, ठीक है। ये आप अब मैं रीजन टू में मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब एनर्जी नेगेटिव हो, नेगेटिव ना हो मतलब वी से छोटी हो, तो फिर आपने क्या करना है। अगर मैम आपको कहें कि एनर्जी वी से छोटी है तो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वाला स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा माइनस एच बार स्क्वायर ओवर टू एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई टू, और ये जब v इधर जाएगा तो ये e माइनस वी हो जाएगा, साई आएगा, और जब ये होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई टू माइनस टू एम ओवर एच बार स्क्वायर ई माइनस वी साई हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज नेगेटिव है, ये जो कांस्टेंट है दिस इज नेगेटिव बिकॉज ई इज लेस देन वी, तो आपको ये माइनस जो बाहर खड़ा है वो अंदर लेके जाना पड़ेगा, टू एम ओवर एच बार स्क्वायर वी माइनस ई साई। और अब आपके पास इस कांस्टेंट को आप कहेंगे कैपा स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव वाले को ज्यादा कैपा स्क्वायर कहते हैं, डी स्क्वायर कन्वेंशन है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई टू इक्वल्स कैपा स्क्वायर साई। और आपके जो सोल्यूशन आएंगे ना इसके वो होंगे, वो होगा साई टू, जो अब आपका बनेगा वो बनेगा सी ई टू दी कैपा एक्स प्लस डी, तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा सी ई टू दी कैपा एक्स प्लस डी ई टू दी माइनस कैपा एक्स। ज़्यादातर मैं आपको कहता कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये इग्नोर कर दें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, पर ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ये टोटली इंक्रीज नहीं कर रही है, बल्कि ये सिर्फ इस रीजन के अंदर है, हमारे ये माइनस ए से ए तक ये वेव फंक्शन होल्ड करता है, तो आपको बाउंड्री कंडीशंस इन दोनों पर यूज कर लेनी चाहिए सी और डी निकालने के लिए, और बाकी सारा अलजबरा बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपका बस कैपा जो है वो चेंज हो गया, बल्कि आप अपनी आपका जितना भी एनालिसिस है वो कैपा को अगर आप आईओटा के टू से रिप्लेस कर दें तो उतना चेंज होगा आपका एनालिसिस। तो ये बेसिकली कुछ जनरल टिप्स थी, ये जनरल मेथड्स थे, क्योंकि मैम जरूरी तो नहीं है आपको बुक वाले पोटेंशियल्स दें, आपको कोई भी पोटेंशियल्स दे दें तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है उसको, आपने इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, टी और आर पहले निकालना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए कौन कौन सी रेशियोज इंपॉर्टेंट है टी और आर निकालने के बाद, और उसके बाद आपने वो रेशियोज फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, और बाउंड्री कंडीशंस ध्यान से अप्लाई करनी है, माइनस इसका प्लस इसका ख्याल रखना है। और चाहे आप एंड तक अलजबरा बहुत मुश्किल भी हो गया, आप ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स ना भी निकाल सके, जो आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अलजबरा मुश्किल है, लेकिन आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आई थॉट कि आई शुड मेक दिस general video. So thank you so much for watching.